मंच पर उपस्थित आचार्य मिथिलेशानंद शरण जी, हनुमान निवास अयोध्या, मेरे दोस्त विजय मनोहर तिवारी जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, श्री विनय उपाध्याय जी, श्री राम तिवारी जी और मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आयोजन है हिंदी पत्रकारिता को लेके, ऐसा इनोवेटिव आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। मतलब ऐसा एक भी पहलू नहीं है पत्रकार जगत का जिसको विजय मनोहर तिवारी जी ने कवर नहीं किया है। बहुत बड़ी घटना है ये, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं वंदन करूंगा जुगल किशोर शुक्ला जी को, उदंत मार्तंड के संस्थापक, और माखन लाल चतुर्वेदी जी को। पहले हम जो इतिहास है उस पर थोड़ा गौर करेंगे कि जो स्थापना हुई उदंत मार्तंड की, वो एक छोटी मोटी घटना नहीं थी। उससे एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ देश के अंदर और कई हिंदी और वर्नाक्युलर अखबार निकले। बनारस अखबार निकला, राजा शिव प्रसाद जी ने इसको 1845 के अंदर प्रकाशित किया था। फिर आए सुधाकर नाम का एक आया, तारा मोहन मित्रा जी ने इसको 1850 में प्रकाशित किया। तत्वबोधिनी आया 1850 के अंदर। फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र का एक युग आया जिसमें कवि वचन सुधा 1867 के अंदर प्रकाशित हुआ। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन आई 1873 के अंदर। फिर हिंदुस्तान आया 1867 में और भारत मित्र आया 1870 के अंदर। उसके पहले पत्रकार की यात्राएं भारत की वो शुरू हो चुकी थी। 1780 के अंदर दो अखबार प्रकाशित हुए, दोनों ही फॉरेनर्स के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। एक था हिकीज बंगाल गैजेट, जिसका एक पत्र हमने देखा बाहर, और दूसरा था इंडिया गैजेट। इंडिया गैजेट जो था वो प्रो ईस्ट इंडिया कंपनी था, और हिकीज बंगाल गैजेट जो है वो एंटी ईस्ट इंडिया कंपनी था, और हेस्टिंग्स की वॉरेन हेस्टिंग्स की खूब टीका करता था। ये जो पूरा यात्रा बढ़ी, उसमें क्या हुआ? जैसी जागृति फैलती गई समाज के अंदर, इन्होंने ब्रिटिशरों के सामने भी लिखना शुरू किया। तो उसके बाद में ब्रिटिशरों को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा 1878 में। ये एक ड्रैकोनियन एक्ट था जिसने एक तरीके से कुचलने का प्रयत्न किया जो बढ़ते हुए कदम थे पत्रकारित्व के, हिंदी सहित। लेकिन ये यात्रा आगे बढ़ चुकी थी और बाद में तो इसका जो इसके प्रमाण मिले हमें, मराठा आया, लोकमान्य तिलक का, केसरी आया लोकमान्य तिलक का, फिर गांधी जी इसमें एंटर हुए। तो ये यात्रा आगे बढ़ती गई। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो ये एक मिशनरी जर्नलिज्म था जो देश हित, समाज हित की नज़र से ही खबरें प्रकाशित करता था। इसके अंदर पूरा एक समाज में जो कुप्रथाएं थी, समाज में जो कुरिवाज थे, ब्रिटिशरों के द्वारा जो गलत पॉलिसियाँ लाई गई थी, जो शोषण हो रहा था, इन सभी चीज़ों को बड़े या छोटे प्रमाण में इन लोगों ने एक्सपोज करने का प्रयत्न किया, सोशल चेंज लाने का प्रयत्न किया।
गांधी जी के आने के बाद में तो इसकी और भी ज़्यादा प्रमुखता बढ़ी। गांधी जी ने नवजीवन, उनका हरिजन सेवक गुजराती में आता था, जो एक समाज सुधार का बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक माध्यम था, वो भी हिंदी में प्रकाशित होता था। नवजीवन हिंदी में प्रकाशित होता था। वो जो यंग लीडर है उसके भी कुछ जो आर्टिकल आते थे वो हिंदी में प्रकाशित होते थे। तो कुल मिला के ये आज़ादी के पहले की जो यात्रा थी वो मिशन को लेके थी। एक मिशन था समाज सुधार लाने का, देश की आज़ादी का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने का। और ये यात्रा बहुत अच्छी तरह चली। मुझे याद है कि एक कोई पब्लिकेशन निकलता था बम्बई से, उसके अंदर एक अश्लील चित्र छपा था, उस टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से अश्लील था। तो गांधी जी ने यंग लीडर के अंदर उस पर एक लेख लिखा कि ऐसी अश्लीलता क्यों होनी चाहिए। तो एक तरीके से उस जमाने के अंदर भी अश्लीलता का मुद्दा उठाया था गांधी जी ने। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, जो मेरा मेन मुद्दा है, आज हम कहां खड़े हैं? पहले आया मिशनरी जर्नलिज्म, बाद में आया प्रोफेशनल जर्नलिज्म, जिसके अंदर एड मिलने लगी, पगार मिलने लगी, और एक काम ठीक ठाक चलता रहा कुल मिला के। लेकिन गए जो 25 साल हैं वो एक तरीके से हमारे देश के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि पत्रकार जगत जो है वो दो भागों में बढ़ चुका है। एक है लेफ्ट और एक राइट। पत्रकार का मतलब यह होता है कि हम नैरेटिव वॉर से ऊपर उठें और लोगों के सामने सच्चाई को प्रदर्शित करें। हम कोई आइडियोलॉजी के हम सपोर्टर हो सकते हैं, हम राइट के हो सकते हैं, लेफ्ट के हो सकते हैं, लेकिन हम सत्य को छुपा नहीं सकते। ये उसका मेन आधार है, जो गए 20-25 साल के अंदर काफ़ी ये जो विचार है वो काफ़ी हल्का हुआ है, क्योंकि इसमें एक तरीके से अब मैं तो कॉरपोरेट जर्नलिज्म कहूँगा, कॉरपोरेट जर्नलिज्म भी अब एंटर हो चुका है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो चैनल को खरीद रहे हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि समाज सुधार का काम रुक गया है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल की बात आती है वो जो इस टाइप के जो पब्लिकेशंस हैं वो पॉलिटिकल चीज़ को ख्याल रख के ही रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी एक नई पुस्तक आई है, माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, मेरी राष्ट्र प्रथम की कल्पना, बिन शर्ती राष्ट्रवाद को उचित परिभाषा, ये इंग्लिश और गुजराती में आ चुकी, हिंदी में अब आएगी। इसका प्रस्तावना योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा है, और ये मेरे गए 10 साल के आर्टिकल हैं, गए 10 साल में जो लेख लिखे हैं मैंने, उस पर ये किताब है। और इसके अंदर नेशन फर्स्ट को मैंने एक तरीके से नेशन फर्स्ट के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया है। अब आप देखिए कि बंगाल का चुनाव ले लीजिए। अब बंगाल के चुनाव में जो रिपोर्टिंग हो रहा है वो, एक तो रिपोर्टिंग ये हो रहा है कि ममता बनर्जी के साथ बहुत धोखा हुआ। दूसरा रिपोर्टिंग ये हो रहा है कि हिंदुत्व की पहली सरकार ये बंगाल में बन रही है। इसको आप कैसे देखेंगे? मैं मानता हूं हमें इसे नेशन फर्स्ट की नज़र से देखना चाहिए। हमें इसके अंदर जो अत्याचार हुए हैं उनको उजागर भी करना चाहिए। पर 4 अच्छे लोग हैं अगर सामने वाली साइड में, तो उनको भी हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं तो वीर सावरकर को फॉलो करता हूं, लेकिन एज ए पत्रकार मैं कभी सत्य से दूर नहीं गया। मेरा प्रयत्न ये रहा कि मैं सत्य को साथ में रख के ही रिपोर्टिंग करूं। जुलूस के ऊपर जो अटैक होता है, जिसको हम पेपर में आता है कि जिहादियों ने पत्थर मारे हिंदू जुलूस के ऊपर, उसकी सही उसके अगर रूट में जाओगे तो क्या होता है वो। मैंने अहमदाबाद कर्णवती के राइट्स कवर किए हैं, मैंने बड़ौदा के किए हैं, सूरत के किए हैं। मैं छोटी उम्र से राइट्स कवर कर रहा हूँ।
इसका स्टार्ट कैसे होता है? ये 90% केस में जो जुलूस वाले होते हैं वो पहले गाली गलौज करते हैं और फिर मुसलमान पत्थर मारते हैं। पेपर में क्या आता है कि जिहादियों ने पत्थर मारा किया। समझा? रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए? रिपोर्टिंग पूरा होना चाहिए कि भाई जुलूस वाले जो निकले थे उन्होंने गाली गलौज की और बाद में पत्थर मारा हुआ। कहीं अनप्रूव्ड भी होगा तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ग्रे में होती है। हमें उसको ब्लैक एंड वाइट में प्रदर्शित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में एक बहुत बड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं अश्लीलता के सामने। मेरा जो एनजीओ है सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन, जो करीबन 3.25 साल से कार्यरत है, उसे सिद्ध कर दिया है कि जो भी बलात्कार हो रहे हैं स्लम्स के अंदर और जगह में, गिनों बलात्कार की खबरें रोज आती हैं, ये सभी बलात्कार जो हो रहे हैं वो कंटेंट को देख के हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। मैं 3 साल से ही चला रहा हूं ये अभियान। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको ऐड मिलती है। बॉलीवुड के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ऐड मिलती है। तो इतना बड़ा मुद्दा, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये कहते हैं कि हम महान देश बनेंगे 2047 तक, या हम एक विकसित भारत बनेंगे, तो विकसित भारत के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ये है। गए 10 महीनों में आपके कान फट जाएंगे। करीबन 15 से 20 केसेस हैं ऑफिशियल, जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। कम से कम 10 से 15 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो, और एक केस है राजस्थान का जिसमें बेटे ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां पे बलात्कार किया। अभी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की फिगर आई है, विजयवाड़ा जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ 220 बलात्कार के केस हुए एक साल में। उसमें से 80% बलात्कारी जो थे वो 18 साल के नीचे के लड़के थे, और सभी पोर्नोग्राफी देख के कर रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों में तो परिस्थिति बहुत ही खराब है। इतना बड़ा मुद्दा है ये, उसमें मिनिमम सपोर्ट है। कभी पेपर में कोई बोला, सरकार ने कोई कदम ले लिया तो आ जाता है रिपोर्टिंग के रूप में, लेकिन कोई ने आज तक ये स्टोरी नहीं की। जैसे कि एकता कपूर है, एकता कपूर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एकता कपूर क्या परोस थी? एकता कपूर इतना घिनौना परिस्थिति कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मेरी कंप्लेंट पे उनका ऐप बैन हुआ लास्ट ईयर। वो फिल्म क्या थी? वो फिल्म थी एक पुरुष है घर में जिसके व्यभिचारी संबंध अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं और अपनी भाभी से हैं। मैं मानता हूं ऐसे लोगों की जगह जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। एक भी स्टोरी आज तक एकता कपूर पे नहीं आई है। एक भी रिपोर्ट एकता कपूर ये काम कर रही है ऐसी आज तक नहीं आई है। तो ये एक प्रमाण है कि पत्रकार जगत अपना जो काम है वो पूर्ण जवाबदारी से नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं एड के प्रेशर में है। इसमें क्या होता है कि बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड इसका मेन परवेयर है। सनी लियोन कौन थी? सनी लियोन पॉर्न एक्ट्रेस थी। हाँ, उसको मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया बॉलीवुड ने। एकता कपूर कौन है? कि एकता कपूर भी बॉलीवुड का भाग है। तो बॉलीवुड का जो प्रभाव है देश के अंदर वो इतना है कि उससे कोई बचा नहीं है। न पत्रकार जगत के लोग बचे हैं, हाँ इंडिविजुअल होंगे रिपोर्टर्स, पर ऊपर उनका जबरदस्त प्रभाव है। मैं मानता हूं कि ये देश की बहुत बड़ी समस्या है, इससे हमें जूझना चाहिए। क्योंकि मेरे मन में जो प्रश्न ये आता है कि भारत आर्थिक महासत्ता, वैज्ञानिक महासत्ता, सैनिक महासत्ता 2047 नहीं 2037 में ही हो जाएगा, पर क्या भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश बनेगा?
मैं आपको एक किस्सा भी बताता हूँ, वो भी मन हिला देने वाला किस्सा है। नासिक के अंदर एक 16 साल का लड़का अपने डॉक्टर पिताजी के पीछे पड़ गया कि मुझे आप हॉस्टल में डालिए। रोज उस पीछे बोलता था कि मुझे हॉस्टल में पापा डाल दीजिए आप। बाप को लगा कि इसे कोई गलत आदत लगती है। बाप ने उनको भेज दिया एक साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट ने क्या निकलवाया उससे? साइकोलॉजिस्ट ने ये निकलवाया, उसने ये बोला साइकोलॉजिस्ट को कि मैं इतना बड़ा पॉर्न का एडिक्ट हूँ, अश्लीलता का एडिक्ट हूँ, कि मेरी माँ और बहन के अंदर भी मुझे इस टाइप की फिगर दिखती है, और इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैं मेरे पिताजी के पीछे पड़ा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर भेजिए कि ऐसे गंदे विचार मुझे ना आए। तो ये एक तरीके से भारत की मानसिक बीमारी है। ये इतनी बड़ी मानसिक बीमारी है, इस पे जो मीडिया है वो चुप बैठा हुआ है, करीब करीब चुप बैठा हुआ है। मैं कई लोगों से मिला, सब हाँ बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। तो ये एक मैंने आपको नेगेटिव साइड बताई मीडिया की, लेकिन कुल मिला के जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए हैं पत्रकार जगत के अंदर, उसने एक नई ऊर्जा दी है। और जो खोजी पत्रकारिता है उसको भी काफ़ी बल मिला है। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस के जो पॉलिटिकल विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन खोजी पत्रकारिता के अंदर इंडियन एक्सप्रेस का काम बड़ा अच्छा है। कई चीज़ें हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस लाया कि जो हमें मालूम नहीं था। दूसरा, देखिए, आपको नेशन फर्स्ट के आधार पे चलना पड़ेगा हर एक पत्रकार को। यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, युवा हैं, यहाँ पे पत्रकार बनने जा रहे हैं। आपको नेशन फर्स्ट रखना पड़ेगा। आपको देखिए, वीर सावरकर 1937 के अंदर जब सभी बंदिशें उन पे से उठा दी गई और उनको राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी गई, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस.एम. जोशी, ऐसे 3 नेताओं ने उनको न्योता दिया, आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। मैं मानता हूं कि उनकी जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी गांधी जी के साथ संपूर्ण अहिंसा को लेके, उसमें उनको लगता था कि अगर सावरकर आएंगे तो हमारा जो ग्रुप है वो स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, गांधी जी पे भी एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट मेरा मानना है। देखिए, गांधी जी ने देश के बड़े बड़े काम किए। गांधी जी पे भी कोई सच बोलता नहीं है। या तो गांधी जी का विरोध करते हैं लोग, या गांधी जी की जो गलतियां उसको खा जाते हैं। आपको पत्रकारिता तो वो है, सही जर्नलिज्म वो है कि आपको गांधी जी की सही साइड भी दिखानी पड़ेगी, दोनों साइड, समझे ना। गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनका ग्राम स्वराज का सपना, उनका जो सोशल रिफॉर्म का मॉडल, इंक्लूसिव मॉडल, आज का जो CSR मॉडल है वो ट्रस्टीशिप का उनका सिद्धांत था, उस पर आधारित है। तो गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन गांधी जी की 2 बातें देश को बड़ी भारी पड़ी। एक, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे। और दूसरा, संपूर्ण अहिंसा। वो कहते थे कोई मारे तो मार खाते जाओ। मानव जाति के इतिहास में कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको कोई मारे तो मार खाते जाओ। गांधी जी पहले व्यक्ति हैं। गौतम बुद्ध और भगवान माहिर ने भी कभी ये नहीं कहा कोई आप पे अटैक करे तो आप प्रतिकार मत करो। तो इसका लाभ पूरा जिन्ना ने उठाया। 1946 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ जिन्ना के द्वारा। कलकत्ता में हजारों हिंदू मारे गए, और बराबर उसके 1 साल के अंदर भारत का विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को। जिन्ना को मालूम था अगर मैं हिंसा करूंगा तो कांग्रेस घुटने टेक देगी, वो घुटने टेक दिए उसने। आज बंगाल है, 100 साल के बाद राष्ट्रवादी ताकतों के पास आया है। कैसे आया? बंगाल का डिवीजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने डिवीजन किया, और 6 साल के बाद 1911 के अंदर बंगाल को एक करना पड़ा ब्रिटिशर को, क्योंकि वहां पे जो लहर उठी क्रांतिकारियों के द्वारा, उससे ब्रिटिश लोग घबरा गए। 2 डिसीजन लिए उन्होंने। एक तो बंगाल को एक किया और राजधानी शिफ्ट की
कोलकाता से दिल्ली, डर के मारे। 100 से ज़्यादा हमले हुए हैं ब्रिटिश अधिकारियों पे उस टाइम पे, 6 साल 7 साल के अंदर। बंगाल एक हो गया। दूसरी बार जब बंगाल डिवाइड होने की बात हुई तो वापस से एक क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण ये था कि ये जो दो सिद्धांत हैं कांग्रेस के और गांधी जी के, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। ये दो बातें ऐसी थी जिसने आपकी जो प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी जो आपकी एक पावर है बॉडी के अंदर, उसको उसने खत्म कर दिया। तो हमारे जो लोग सही पत्रकारिता में मानते हैं, जो सच्चाई से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि उनकी जवाबदारी बनती कि इस बात को भी प्रकाशित करें। देश के महान महापुरुष हो गए, वो गलती नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। देश सब में महान है, उसके बाद में व्यक्ति आता है। वीर सावरकर मेरे आदर्श पुरुष हैं। तो वीर सावरकर ने एक बार गऊ के बारे में ये कहा था कि गाय तो एक प्राणी है, इसको एक धार्मिक एंगल से क्यों देखना चाहिए। सावरकर की गलती थी वो। फिर हमने हमारी पुस्तक, जो मेरी पुस्तक है, मेरे और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित की, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसके अंदर हमने इस बात पे हमने सावरकर जी की टीका की है। तो ये जो पूरा जो वातावरण घर में क्योंकि महानायक बन गया, वो गलती नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। और यही पुस्तक के द्वारा मैंने, अच्छा इसमें मैंने बड़े बड़े काम किए मैंने इस पुस्तक के अंदर। आपको ये मैं तो कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप पुस्तक पढ़ें। आप हिंदी में भी आ रही है, एक आध वीक के अंदर ये डेट इसकी तय हो जाएगी। या तो इसको अमित भाई या तो योगी जी इसको रिलीज़ करेंगे। ये पुस्तक जो है वो कई ऐसी चीज़ें देश के सामने लाती है मेरे लेखों के द्वारा कि जो कभी देश ने, जिसके बारे में देश बेखबर था। जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो आप प्रो मुस्लिम पॉलिटी देश में देख रहे हो आज, उसके मूल जो हैं वो है अबुल कलाम आज़ाद। ये पुस्तक के अंदर मेरा जो पुस्तक के अंदर जो शीर्षक है इस चैप्टर का, वो है अबुल कलाम आज़ाद और देवबंद स्कूल पाकिस्तान की नज़रों से। इसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर एक किताब है तक़वियतुल ईमान, एक किताब है तक़वियतुल ईमान, जो पढ़ाई जाती है सभी वहाबी मदरसाओं में। ये हिंदू रीति रिवाजों का पूरी तरह से खंडन करती है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसका पहला लेख मैंने लिखा 2015 में, और ये लेख भी इस पुस्तक के अंदर है। अकबर को हमें कैसे देखना चाहिए। आज एक प्रथा बनी है कि हम बादशाह अकबर को हम एक नेगेटिव रूप में देखते हैं। हम ये करीब करीब ये कह देते थे कि अकबर और औरंगजेब एक ही थे। गलत बात है। 300 साल जो अत्याचार हुए हिंदुओं पे, उसके बाद में अकबर पहले व्यक्ति था जिसने वो अत्याचार बंद किए। जैसे एक विड्रॉ किया, मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई। पहले कट्टरवादी था वो, लेकिन एक बार जब उसका परिवर्तन हो गया, वो थ्रू आउट वो सहिष्णु रहा मरने तक, 1605 तक। तो देखिए दोस्तों, अगर महान भारत की हमें रचना करनी है तो हमें बोधपाठ लेना पड़ेगा इतिहास में से। और इतिहास में से हम बोधपाठ गलत लेते हैं तो हम जिस टाइप का भारत चाहते हैं, जिसकी कल्पना विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी प्रणवानंद जी ने की थी, वो भारत नहीं बन पाएगा। तो हमें सत्य के आधार पर चलना है। पहले मन में ये बिल्कुल एक तरीके से इम्प्रिंट कर देना माइंड के ऊपर कि देश सुप्रीम है, कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं है। कोई आदमी 10 काम अच्छे कर रहा है, आप लिखो। अगर 2 काम गलत कर रहा है, वो भी आपको लिखना चाहिए। गए 11 साल जो रहे, ये एक तरीके से नेशनल रीअवेकनिंग के साल हैं, जिसमें भारत ने अनेक गुना प्रगति की है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारत ने 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की हो। लेकिन हम ये माने कि कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पूरा सम्मान देते हुए सरकार को उसके काम के लिए, हमें जो उसकी जो कमियां हैं उसको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। भले हम आरएसएस के सपोर्टर हों, हम
बीजेपी के सपोर्टर हों, लेकिन हमारा पत्रकार धर्म जो है उसको हम भूल नहीं सकते। इतनी बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।